मैं ऋषि साहू डिग्निटी कॉमर्स क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने जो बताया, जो क्लास लिया, जहां पे मैंने एंड किया था, आज मैं उसके आगे से आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूं। मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सेकंड चैप्टर व्यापारिक प्रलेख यानी कि कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट के बारे में बताया था। कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट्स मैं पढ़ा रहा था आप सभी को, जिसमें कि मैं बीजक के बारे में बताया था कि बीजक होता क्या है। मैंने बीजक में आप सभी को बताया था क्या क्या, कि बीजक का क्या अर्थ होता है। बीजक का अर्थ बताया था। बीजक में महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण उल्लिखित तत्व उल्लिखित तत्व बताए थे। उल्लिखित तत्व बताए हुए थे। फिर बीजक का उपयोग बताया था कि बीजक का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, क्या उपयोग हो सकता है क्रेता और विक्रेता के लिए। फिर मैंने बताया था कि बीजक किस प्रकार से एक व्यापारी के लिए लाभ का विषय बन सकता है, लाभ का एक हिस्सा बन सकता है। बीजक के लाभ मैंने बताए हुए थे। मैंने बताया था कि बीजक का क्या अर्थ होता है। बीजक का क्या अर्थ होता है, बीजक में महत्वपूर्ण उल्लिखित तत्वों के बारे में बताया कि कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन से ऐसे मद हैं जो बीजक में उल्लिखित होते हैं, जो एक शुद्ध बीजक बनाने में, जो एक गंभीर बीजक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बीजक में उल्लिखित महत्वपूर्ण तत्व। फिर दूसरा था बीजक का उपयोग, कि बीजक का एक व्यापारी के लिए क्या उपयोग हो सकता है, कहाँ कहाँ उपयोग हो सकता है, किस शुद्धता के साथ उपयोग हो सकता है, पूरा क्या होता है बीजक के उपयोग में शामिल रहता है। फिर मैंने आपको बताया था कि बीजक का लाभ, एक व्यापारी के लिए बीजक किस प्रकार से लाभान्वित करता है, वो मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ था। तो मैंने ये सारे पॉइंट्स आप सभी को क्लियर कर दिए थे। तो अगर आप सभी को समझ में आया है तो बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छी बातें हैं। लेकिन अगर आप सभी को नहीं समझ में आया, वैसे तो आप सभी को समझ में जरूर आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका लिंक दे दूंगा, आप सभी वहां से जाके इस देख सकते हैं, मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, आप इसके बारे में जान सकते हैं। आज मैं ठीक इसके आगे से शुरुआत करने जा रहा हूं। आज मैं आप सभी को पढ़ाने जाऊंगा कि बीजक के प्रकार, बीजक कितने प्रकार के होते हैं, मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो देखते हैं आइए कि बीजक कितने प्रकार के होते हैं। मैं ठीक आगे क्लास ले रहा हूं, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके से बीजक के प्रकार होते हैं, क्या प्रकार होते हैं, आखिर वो कौन कौन से प्रकार हैं बीजक के प्रकार। तो पहला पहला है स्थानीय मूल्य बीजक। स्थानीय मूल्य बीजक। दूसरा है स्टेशन तक मूल्य वाला बीजक। स्टेशन तक मूल्य वाला बीजक। फिर तीसरा है रेल पर मूल्य वाला बीजक वाला बीजक। फिर चौथा है मूल्य व भाड़ा बीजक। फिर पांचवा है मूल्य कामा भाड़ा व बीमा बीजक। बीमा बीजक। और छठवां है सर्व व्यय मुक्त बीजक। सर्व व्यय मुक्त बीजक। बीजक निम्न प्रकार के होते हैं। तो निम्न प्रकार में ये 6 प्रकार हैं। देखिए कि स्थानीय मूल्य बीजक, पहला है स्थानीय मूल्य बीजक, दूसरा है स्टेशन तक मूल्य वाला बीजक, तीसरा है रेल पर मूल्य वाला बीजक, फिर अगला है मूल्य व भाड़ा बीजक, फिर अगला है मूल्य भाड़ा व बीमा वाला बीजक, फिर उसके बाद है सर्वमुक्त बीजक। सर्वमुक्त व्यय वाला बीजक, मतलब कि पूरी तरीके से जिसका व्यय मुक्त हो वो कौन सा बीजक कहलाएगा, सर्वमुक्त बीजक कहलाएगा।
तो पहला स्थानीय मूल्य बीजक। स्थानीय मूल्य बीजक के बारे में समझते हैं। स्थानीय मूल्य बीजक वह बीजक होता है जिसपे केवल माल की एक्चुअल कॉस्ट दिखाई जाती है कि आखिर माल वस्तु की कीमत क्या होती है। तो वस्तु की कीमत में केवल वस्तु का ही दाम उल्लिखित रहेगा और बीजक में वस्तु का दाम ही केवल उल्लिखित रहेगा। उसमें किसी भी प्रकार के व्यय को ऐड नहीं किया जाएगा। व्यय को एक वस्तु के बाद किसी और व्यय के नाम से उसे उल्लिखित करेंगे। तो ऐसा ऐसा बीजक कौन सा कहलाएगा? स्थानीय मूल्य बीजक। दूसरा है स्टेशन तक मूल्य वाला बीजक। स्टेशन तक मूल्य वाला बीजक वह बीजक होता है जिसमें स्टेशन तक ले जाने के लिए जितने भी खर्चे किए जाते हैं विक्रेता द्वारा या क्रेता द्वारा, वो खर्चे क्या किए जाते हैं उस मूल्य के साथ। अक्सर विक्रेता द्वारा ये खर्चे किए जाते हैं। तो जो खर्चे किए जाते हैं वो क्या किया जाता है, वस्तु के मूल्य में वो जोड़कर उसकी प्रति इकाई कॉस्ट निकाली जाती है कि एक वस्तु की कीमत इतनी हो जाए। तो वस्तु की कीमत उस वस्तु की इकाई उस वस्तु के भाड़े से क्या होती है, व्यय से क्या होती है, बढ़ जाती है। फिर तीसरा क्या है, रेल पर मूल्य वाला बीजक। रेल पर मूल्य वाला बीजक का मतलब है कि वस्तु मतलब विक्रेता के पास से जब से वस्तु निकलती है या फिर जाती है, उस वस्तु के एक्चुअल प्राइस से लेकर रेल पर लदने तक के जितने भी खर्चे होते क्या होते हैं, इसमें क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। किसमें ऐड किया जाता है, मूल्य, वस्तु के मूल्य में ऐड किया जाता है और उसका एक्चुअल कॉस्ट निकाला जाता है। लेकिन चौथा क्या है, मूल्य व भाड़ा बीजक। रेल के मूल्य व भाड़ा बीजक वह बीजक है जिसमें विक्रेता द्वारा बिक्री की गई वस्तु के मूल्य में क्या किया जाता है, रेल का भाड़ा और रेल का भाड़ा तक की जितने भी समस्त व्यय किए जाते हैं उनको जोड़कर इस मूल्य वाले भाड़े बीजक में शामिल किया जाता है। पांचवा है मूल्य भाड़ा व बीमा बीजक। अगर आप बीमा करवाते हैं, वस्तु की बीमा करवाते हैं ताकि किसी भी प्रकार की क्षति अगर होती हो तो बीमा कंपनी से उससे दावा किया जा सके, तो उसके लिए क्या कहता है, एक एक्सपेंसेस होता है। ये एक एक्सपेंसेस होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, मूल्य के, अगर आप मूल्य भाड़ा व बीमा बीजक वह बीजक होता है जिसमें बीमा तक की सभी क्रियाएं, सभी व्यय जो होते हैं उसमें मूल्य, वस्तु का मूल्य, फिर उसके बाद स्टेशन तक ले जाने का जितने भी संपूर्ण समझते हैं। और मूल्य व भाड़ा बीजक, मूल्य व भाड़ा व बीमा बीजक। मूल्य व भाड़ा व बीमा बीजक क्या होता है, जब विक्रेता द्वारा वस्तु की बिक्री कर दी जाती है तथा क्रेता के स्टेशन तक माल जब पहुंचा दिया जाता है तो इस प्रकार का बीजक तैयार किया जाता है। इस प्रकार क्रेता के स्टेशन तक पहुंचने की जितनी भी समस्त व्यय होती है इस वस्तु के मूल्य में ही जोड़कर ले ली जाती है। इसके लिए कोई भी अलग से एक्सपेंसेस नहीं दिखाना होता है। इस बीमा ये जो मूल्य भाड़ा व बीमा बीजक की जो प्रक्रिया है, ये जो बीजक बनाया जाता है तो क्या करता है कि क्रेता यानी विक्रेता की दुकान से माल निकलती है और कहां तक, क्रेता का जो स्टेशन होता है जहां से क्रेता को माल की सुपुर्दगी मिलती है, उस स्थान तक जब माल पहुंच जाता है तो इन इसके निकले हुए दुकान से लेके स्टेशन तक पहुंचने की जितनी भी समस्त व्यय होते हैं क्या किया जाता है, वस्तु के मूल्य में ही जोड़ दिया जाता है। इसे किसी भी तरीके से अलग से व्यय के रूप में दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो मूल्य व भाड़ा बीजक इस स्थिति में तैयार किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि इसमें केवल एक ही व्यय अलग से दिखाया जाता है कि स्टेशन से लेके क्रेता की दुकान तक, यानी क्रेता के बिक्री स्थान तक जो व्यय होते हैं वो क्या होता है, सिर्फ बीजक में दिखाई जाती है। बाकी कोई भी व्यय बीजक में नहीं दिखाई जाएगी। बाकी सभी व्यय, इसीलिए उसे बोला जाता है सर्व व्यय मुक्त बीजक, क्योंकि यहाँ से क्रेता का दायित्व होता है, उसको सुपुर्दगी के बाद क्रेता को सुपुर्दगी के बाद सारा दायित्व क्रेता का बन जाता है, व्यय का सारा दायित्व किसका बन जाता है, क्रेता का बन जाता है। इसीलिए विक्रेता अपने सर्व व्यय मुक्त बीजक का इस्तेमाल करता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मान सकते हो कि किसी वस्तु का मूल्य कितना है, 100 रुपए है। किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपए है और उसे क्रेता के स्टेशन तक जहां उसे सुपुर्दगी प्राप्त होनी है वहां तक की समस्त व्यय कितनी होती है, 25 रुपए होती है। तो मूल्य वस्तु का है 100 रुपए, लेकिन वहां तक उसे पहुंचाने की समस्त व्यय कितने हैं, 25 रुपए। तो उसका कॉस्ट क्या हो गया, 25 रुपए आप इसमें ऐड करेंगे व्यय करके, लेकिन व्यय करके ऐड करेंगे तो 125 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे विक्रेता क्या करता है, बीजक में डायरेक्ट वस्तु का मूल्य 125 रुपए दिखा देता है, इसमें किसी भी प्रकार के व्यय को नहीं जोड़ता है। तो यही है सर्व व्यय मुक्त बीजक। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये समझ में आया होगा।
अगर नहीं भी समझ में आया है तो आप सभी एक बार फिर से इस वीडियो को देख सकते हैं, आप इसे समझ सकते हैं, समझने का प्रयास करेंगे तो हर चीज संभव है। तो आप हम आगे बताते हैं कि आगे क्या पढ़ाने वाले हैं। आगे हम पढ़ाने वाले हैं बीजक का नमूना। बीजक किस तरीके से तैयार किया जाता है इसके बारे में हम बताएंगे। बीजक का नमूना बताने वाले हैं। बीजक का नमूना बताना है तो इसके लिए मैं थोड़ा सा जगह लेना चाहूंगा, इसलिए इसको मिटा देता हूं। बीजक का नमूना। एक व्यापारी द्वारा बीजक का नमूना जब तैयार करना होता है तो किस तरीके से तैयार करता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले बीजक बनाते समय कौन कौन से तत्व ध्यान में रखना होना जरूरी है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ था। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि सबसे पहले उसमें कौन कौन से तत्व, कौन कौन सी बातें, कौन कौन से महत्वपूर्ण उसके कारक होते हैं जिसको याद रखना आवश्यक होता है। तो उसमें पहला है कि विक्रेता का नाम व पता, फिर क्रेता का नाम व पता, कौन सी वस्तु है, उसका मूल्य क्या है, उसकी किस्म क्या है, उसकी मात्रा क्या है, फिर उसके बाद कौन कौन से उसमें व्यय हैं किए गए हैं न, और वस्तु के पीछे कौन से व्यापारिक छूट का अगर दिया गया है तो कितने % दिया गया है, अगर वस्तु के पीछे नगद छूट का भी कोई आश्वासन दिया गया है तो कितने % का दे रहा है विक्रेता, इन सभी बातों का क्या होता है इसमें उल्लेख होता है। तो आइए देखते हैं कि बीजक का नमूना किस प्रकार तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले लिखेंगे विक्रेता का नाम, सबसे ऊपर लिखा जाता है विक्रेता का नाम व पता। नाम व पता, सबसे पहला क्या होता है विक्रेता का नाम व पता लिखा जाता है। फिर उसके बाद लिखा जाता है जीएसटी नंबर, जीएसटी जीएसटी नंबर, जीएसटी नंबर। फिर उसके बाद लिखा जाता है फोन नंबर, एक मिनट, जीएसटी नंबर, फोन नंबर, फिर उसके बाद आएगा फैक्स नंबर, इस फैक्स नंबर के बाद यहाँ पे क्या होगा पता होगा। इस साइड आपके दाहिने साइड क्या होगा पता होगा। इस कॉर्नर में आपको पता लिखना होगा। किसका पता लिखना होगा, विक्रेता का पता लिखना होगा, विक्रेता का पता लिखना होगा। फिर उसके बाद और एक चीज, हाँ यहाँ पे आपको तारीख भी लिखनी होगी, दिनांक, दिनांक भी आपको लिखना होगा। ये बीजक का नमूना है, आप सभी ध्यान से देखिएगा। पहले विक्रेता का नाम होगा, फिर जीएसटी नंबर होगा, फिर जीएसटी नंबर कहाँ पे होगा, लेफ्ट कॉर्नर में होगा, जीएसटी नंबर होगा, फिर फोन नंबर होगा, फिर फैक्स नंबर होगा, फिर राइट कॉर्नर में दाएं साइड के कोने में क्या लिखा जाएगा, पता किसका लिखा जाएगा, विक्रेता का पता, विक्रेता का पता, फिर दिनांक लिखा जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे एक बॉक्स बनाना है जिसमें आपको बीजक संख्या लिखना है, बीजक संख्या, और यहाँ पे आपको लिखना है आदेश संख्या। आदेश संख्या क्या है होगा कि बीजक संख्या का टोटल नंबर क्या है, क्या होता है कि इनवाइस बनाते समय आपके आपकी इनवाइस नंबर होती है जो हर एक विक्रेता को अलॉट किया जाता है, तो आपको वही अलॉटमेंट यहाँ पे करना है बीजक संख्या के रूप में। फिर आदेश संख्या, आदेश संख्या वह संख्या होती है जो क्रेता द्वारा माल को आदेश दिया जाता है। किसको आदेश दिया जाता है, विक्रेता को आदेश दिया जाता है। तो उस आदेश संख्या का नंबर कहाँ पे लिखेंगे, इस कॉलम में लिखेंगे, आदेश संख्या का नंबर लिखा जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे क्रेता का पता, क्रेता का नाम व पता, नाम व पता। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे अगर कोई नगद छूट है तब,
नकद छूट, नकद छूट के शर्त लिखेंगे, नकद छूट के शर्त। फिर इसके बाद आपको कॉलम बनाना होगा, 3 कॉलम बना, 3 नहीं 5 कॉलम बनाने होंगे, 5 कॉलम। शायद आप लोगों को न दिखे, मैं थोड़ा सा जगह ले लेता हूँ इसके ऊपर से ही। अगर आप सभी पहले इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं, फिर उसके बाद लिखें। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद जो मैंने बताया था कि अगर नगद छूट है तो उसका जो शर्त है, जैसे क्रेता का नाम, क्रेता के नाम से बता रहे हैं, क्रेता का नाम और पता, क्रेता का नाम हुआ पता, नगद छूट की शर्त अगर हो तो, नगद छूट की शर्त मान्य हो तो, मान्य हो तो मान्य हो तो, ठीक है। और फिर उसके बाद कॉलम बनेगा, 5 कॉलम आप बनाएंगे। पहला कॉलम मात्रा का होगा, इसमें क्वांटिटी होगी। दूसरा क्या होगा, पर्टिकुलर विवरण। फिर एक होगा दर, आप कितनी दर में खरीदना चाहते हो। फिर धनराशि होगी, फिर कुल धनराशि होगी, कुल धनराशि, कुल धनराशि होगी, जिसे रुपए में आप लिख सकते हो यो, या फिर आप इसे योग भी बोल सकते हो, कुल धनराशि भी बोल सकते हो, आप इसे योग भी बोल सकते हो। ब्रैकेट में मैं ऊपर से लिख देता हूँ योग। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मात्रा में क्या होगा, आपको वस्तु का कितनी मात्रा में मूल्य चाहिए, वस्तु का मात्रा। सबसे पहले वस्तु का मात्रा, कि आपको किस वस्तु की मात्रा, कौन सी वस्तु कितने मात्रा में चाहिए, आपको इस कॉलम में लिखना है। फिर उसके बाद वस्तु का विवरण, मतलब कौन सी वस्तु चाहिए, वस्तु का नाम, वस्तु का नाम। फिर दर, वस्तु कितने परसेंट से है, वस्तु का दर आप लिख सकते हो, दर, प्रति वस्तु का दर, प्रति वस्तु का दर, सॉरी प्रति वस्तु का दर, प्रति वस्तु का दर, वस्तु का दर। फिर इसकी क्या होगी, धनराशि, कुल धनराशि, कुल धनराशि। कुल धनराशि आप कैसे निकालेंगे, मात्रा। जैसे अगर आपके पास 5 बुक्स हैं, 5 बुक्स वस्तु का नाम है, मान लीजिए बीओ की आपके पास, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की 5 बुक आप खरीदते हो। कितनी बुक खरीदते हो, 5। और एक बुक कितने की है, 100 रुपए की है। तो आपको धनराशि में क्या लिखना है, 5 से गुणा करके 100 में क्या लिखना है, टोटल 500 रुपए लिखना है। सॉरी 500 रुपए हो गया, यहाँ पे 500 रुपए लिखना है। तो ये होगा, तो ऐसे इसी तरीके से है। फिर इसके बाद मैं इसे मिटा देता हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल के मैंने समझाया था। फिर जो योग आएगा टोटल, क्योंकि कहीं भी आप जरूरी नहीं कि आप एक ही सामान खरीदे, एक ही वस्तु खरीदे, आप हो सकता है 2-3 सामान खरीदे, कई सामान खरीदे, तो इसकी जो टोटल योग राशि, योग, योग आप बोल सकते हो, टोटल योग, जो भी योग होगा आपको योग लिखना है। फिर उसके बाद आपको क्या करने हैं, व्यापारिक छूट घटाने हैं, घटाएंगे आप। एक मिनट, यहाँ पे विवरण में लिखना है, घटाना है, घटाया, क्या क्या घटेगा, व्यापारिक छूट और नकद छूट, नकद छूट कितने परसेंट से आप वो लिख सकते हो। फिर उसके बाद अगर मान्य होगा तो ही, अगर व्यापारिक छूट और नकद छूट अगर मान्य होगा तो ही आपको लिखना है, अन्यथा के रूप में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। और फिर इसका जो नकद छूट होगा, फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको घटाना है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिखा है, घटाया, तो घटाना होगा। फिर जो टोटल होगा आपको यहाँ पे योग करना है, आपको यहाँ पे जो टोटल होगा इसका, इसको घटाने के बाद जो टोटल योग होगा
आपको कहाँ लिखना है, यहाँ पे ट्रांसफर कर देना है, योग, कुल योग ट्रांसफर करना है। फिर इसके बाद आप इसमें क्या जोड़ेंगे, व्यय जोड़ेंगे, जोड़ा, क्या जोड़ेंगे, व्यय। जितने भी सारे व्यय होते हैं माल से ढुलाई से लेके, या फिर आप कह लो मजदूरी, रेल भाड़ा इत्यादि प्रकार के जितने भी व्यय होते हैं, आप क्या करेंगे इसमें पॉइंट वाइज जितने भी व्यय होते हैं सबका नाम लिख के आप इसमें क्या करेंगे, इसकी धनराशि लिखेंगे, और टोटल वो धनराशि क्या करेंगे, इस सेम योग में टोटल जोड़ देंगे और टोटल इसका योग आ जाएगा। और फिर उसके बाद आपको एक चीज और जोड़ना है, जीएसटी। आखिरी में आपको जोड़ना है, जोड़ेंगे क्या, जीएसटी जोड़ेंगे, जोड़ा जीएसटी। जीएसटी, जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तरीके की अप्रत्यक्ष कर है, जिसको पहले हम लोग क्या करते हैं कि सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूजीएसटी करके बहुत से जीएसटी, तमाम तरीके की जीएसटी थी जिसे हम यूज करते थे, लेकिन अब सबको मिला के सिर्फ जीएसटी कर दिया गया है। तो जितनी भी प्रकार की जीएसटी होती है, जितने भी प्रकार के टैक्स होते हैं सबको मिलाकर सिर्फ एक ही टैक्स कर दिया गया है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यहाँ पे जो जीएसटी होगा आपको क्या करना होगा, इस योग में जोड़ना होगा, और टोटल योग करने के बाद आपका जो आएगा वो यहाँ पे क्या होगा, आपका एक्सपेंस हो जाएगा, मतलब टोटल कुल धनराशि हो जाएगी कि इतनी धनराशि किसको पे करनी होगी, क्रेता को पे करनी होगी। किसको पे करनी होगी, विक्रेता को। क्रेता को पे करनी है, किसको करनी है, विक्रेता को करनी है। और इसके नीचे भी अभी है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। फिर जो टोटल योग आएगा आपका, योग आएगा जो टोटल, जो ये 5 कॉलम हमने बनाए थे, इसे क्लोज करेंगे, और जो टोटल योग आएगा इसको हम लोग डबल लाइन में क्रॉस करके इसको खाते को बंद कर देंगे। फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे, भूल चूक लेनी देनी। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, भूल चूक लेनी देनी। मैंने इसके पहले की वीडियो में बताया था कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है इसका। तो भूल चूक लेनी देनी एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ताकि अगर बीजक में किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है तो भावी भावी मतलब भविष्य में इसका सुधार किया जा सकता है। वो एक गलती होगी, न कि जानबूझ कर की गई गलती होगी, सिर्फ एक अनजाने में की गई गलती होगी जिसे भविष्य में सुधारा जा सकता है। भूल चूक लेनी देनी का मतलब ये होता है। फिर उसके बाद आपको लिखना होगा रेलवेबिलिटी, मतलब कि आपकी किस गाड़ी से माल जा रहा है, सवारी गाड़ी, सवारी गाड़ी, सवारी या मालगाड़ी द्वारा, मालगाड़ी द्वारा भेजा गया माल, वस्तु भेजा गया या माल भेजा गया, भेजा गया, ये लिखना होता है। फिर इसके बाद बिल्टी संख्या आपको लिखनी होती है। क्या लिखनी होती है, बिल्टी संख्या, बिल्टी संख्या आपको फिलअप करनी होती है। फिर इसके बाद पता लिखना होता है। किसका पता लिखना होता है, पता लिखना होता है आपका, आपको पता लिखना होता है आपको क्रेता का, क्रेता का यहाँ पे पूरा पता होगा कि कहाँ पे जाना है। फिर उसके बाद यहाँ पे राइट कॉर्नर में आपको क्या लिखना है, विक्रेता का, विक्रेता का नाम व पता, बस इतना ही है, छोटा सा ही था और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। हालांकि 3 मैंने आप लोगों को थोड़ा थोड़ा मिटा कर पाया, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। इसमें भूल चूक लेनी देनी का शब्द टोटल योग के बाद भूल चूक लेनी देनी राइट लेफ्ट कॉर्नर में। फिर इसके बाद सवारी मालगाड़ी वस्तु से भेजा गया, मतलब कि किस गाड़ी से भेजा गया। आपको ये भी लिखना है कि अगर मालगाड़ी से भेजा गया तो लिखेंगे वस्तु मालगाड़ी द्वारा भेजा गया। फिर उसके बाद बिल्टी संख्या लिखेंगे कि बिल्टी संख्या मेरी इतनी इतनी है। फिर पता आप लिखेंगे, किसका पता लिखेंगे, क्रेता का पता लिखेंगे, क्रेता का पता, कि क्रेता का पता क्या है, बरेली है, रायपुर है, बनारस है, अहमदाबाद है, इलाहाबाद है, गोरखपुर है, कौन सा, पूरा इसमें लिखना होगा, पूरा विवरण देना होगा। फिर उसके बाद विक्रेता का नाम, आप किस विक्रेता से मतलब विक्रेता का नाम क्या है, विक्रेता का पता क्या है, यहाँ पे इस बीजक के सबसे अंत में राइट कॉर्नर में विक्रेता का नाम और पता लिखना होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा कि बीजक का नमूना क्या होता है और बीजक किस तरीके से तैयार किया जाता है। तो उम्मीद है कि आप सभी को बीजक समझ में आया होगा, बीजक का नमूना भी समझ में आया होगा। और अगर नहीं भी समझ में आया है तो आप एक बार वीडियो को फिर से रिपीट कीजिएगा, रिपीट करके उस वीडियो को आराम से देखिएगा, कुछ ना कुछ जरूर समझ में आएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे सलाह ले सकते हैं, मुझसे आप
क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसे ठीक करने की कोशिश करूंगा, मैं आपकी समस्या का समाधान देने की कोशिश करूंगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसे देख सकें। नमस्कार, मैं यहीं पे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।